हेलो बच्चों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जियोट्रॉपिक मिक्सर एंड अजियोट्रॉपिक मिक्सर। दोनों क्या होते हैं समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सर के बारे में, जिसे हम जियोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। अब अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो हम बोल सकते हैं कि वो मिक्सर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलेंगे? जियोट्रॉपिक मिक्सर। बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा फिर इसको समझाता हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन सा मिक्सर है? बाइनरी। बाइनरी है मतलब इसमें केवल दो ही कंपोनेंट होंगे, एक तो ए और एक बी। समझ लीजिए आप मैंने क्या बोला है। अब देखो, मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने इन दोनों को लिक्विड फॉर्म में ले लिया। लिक्विड फॉर्म में ले लिया किसको? ए और बी को। अब इस कंटेनर को, इस सॉल्यूशन को मैं हीट कर रहा हूं, ये लो। तो क्या होगा? यह वेपर में चेंज होंगे। लेकिन मैंने अभी अभी कहा जियोट्रॉपिक मिक्सर वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता, मतलब दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल नहीं होंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। तो माना कि बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो सबसे पहले यहां वेपर की फॉर्म में कौन चेंज होगा? बी चेंज होगा। कौन चेंज होगा बच्चों? बी। ठीक है। तो ये वेपर को मैंने एक तरफ, जब वेपर में चेंज होगा तो ये वेपर इधर से यहां आ जाएगी। माना कि यहां एक फ्लास्क रखा हुआ था और ये, तो यहां पर कौन आ गया? बी। तो हमने बी को क्या कर दिया? सेपरेट। यानी कि इस मिक्सर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेट क्यों कर पाए हम? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट था, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं था, दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल नहीं होते। तो मैं पहली बात तो क्या लिख सकता हूं कि जियोट्रॉपिक मिक्सर क्या होते हैं? डू नॉट बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? दूसरा पॉइंट में क्या बोल सकता हूं? पहला पॉइंट तो दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? दूसरा पॉइंट कि कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, हम कभी भी केवल उन्हीं दो कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं जिनका मोल फ्रैक्शन लिक्विड में और वेपर फेज में सेपरेट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यह बात समझ में आई? नहीं आई होगी, मैं समझाता हूं। देखो, ये देखो, मैं समझाता हूं। मेरे पास मोल फ्रैक्शन है, इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो एक्स ए, माना कि इसका 0.7 है, और एक है मेरे पास एक्स बी। इसका कंपोजिशन लिक्विड में मोल फ्रैक्शन
0.3 है। ठीक है, अब जब मैं इनको वेपर में चेंज करूंगा, किसमें चेंज करूंगा? वेपर फेज में। तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन आएगा, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम YA और YB से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देंगे, जब मैं इनको वेपर में चेंज करूंगा तो वेपर फेज में A और B का मोल फ्रैक्शन सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हुआ तो हम इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इस बात को मैं समझाता हूं। जैसे मान लो सेम हुआ, YA का कितना 0.7 और YB का कितना 0.3, तो फिर क्या होगा? जब हम इसको वेपर को वापस लिक्विड में चेंज करेंगे तो दोनों एक साथ हुए 0.7 0.3, तो लिक्विड में भी क्या आएंगे 0.7 0.3। ठीक है, मैं जब इसको वापस फिर गर्म करूंगा, वापस लिक्विड में चेंज कर लिया, लिक्विड में वापस मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे 0.7 0.3। अब जब मैं वापस फिर गर्म करूंगा तो फिर वापस वेपर फेज में क्या हो जाएंगे 0.7 0.3। फिर इनको लिक्विड में चेंज करूंगा तो मोल फ्रैक्शन क्या रहेंगे 0.7 0.3। यानी कि कभी भी ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। हम कभी भी ऐसी कंडीशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब मोल फ्रैक्शन एक का 1 हो और दूसरे का 0 हो जाए। जब हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते, जब उनका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर सेम होता है, तो वह एजियोट्रोपिक मिक्सर कहलाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? जियोट्रोपिक, वो बाद में आएगा, लेकिन मैंने समझा यही दिया। जिनका मोल फ्रैक्शन सेम होता है इन वेपर फेज और इन लिक्विड फेज, वो तो होते हैं अजियोट्रोपिक, अजियोट्रोपिक। और जिनका सेम नहीं होता वो होते हैं जियोट्रोपिक। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि जब सेम हो जाए तो हम उनको सेपरेट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस कंडीशन में दोनों ही वेपर फेज में प्रेजेंट रहेंगे और उस कंडीशन में बार बार वही लिक्विड में आते जाएंगे। क्लियर बात है? तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इक्वल नहीं होंगे तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। अगर इक्वल हो गए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में वह जियोट्रोपिक मिक्सर नहीं होगा, अजियोट्रोपिक मिक्सर होगा, अजियोट्रोपिक मिक्सर। क्लियर बात है? ठीक है, तो यहां पर ये हमारे लिए 3 पॉइंट हो गए। अब मैं बात करता हूं इसके ग्राफ की, समझाने के लिए, वहां पर और ज्यादा क्लियर होगा। देखो, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, यहां पर तो क्या ले लिया वेपर प्रेशर और यहां पे ले लिया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इधर एक्स ए को मान लिया 0, इधर मान लिया 1, एक्स बी को मान लिया 0, एक्स बी को मान लिया 1। ऐसा ग्राफ हम पहले भी बना चुके हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब देखो, माना कि बी का वेपर प्रेशर, सॉरी बी का वेपर प्रेशर ज्यादा, किसका मान लो? ए का मान लो, ए का मान लिया, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ये लो, और बी का कम है। मैंने पहले भी सिखाया था कि जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो माना कि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। ठीक है, तो बताओ कैसा ग्राफ आएगा? देखो, ये क्लियर बात है। ऊपर हमेशा
जब भी हम ग्राफ बनाएंगे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच, तो ऊपर तो कौन शो करेगा, लिक्विड, और नीचे कौन शो करेगा, वेपर फेज। ठीक है, ये तो लिक्विड के मोल फ्रैक्शन है। देखो यहां पर तो XA क्या था, 0 था। इसके बाद ये जैसे जैसे बढ़ता गया B की ओर, इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता गया। अब मैं बना रहा हूं मोल, ये तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं बना रहा हूं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये वेपर को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों ग्राफ किसके हैं, मोल फ्रैक्शन के हैं विद वेपर प्रेशर, बट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। क्लियर है। देखो अब आप लोग देखो, किसी भी टाइम पर इन दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर हुए क्या, नहीं हुए। कहीं पर मिल रहे हैं क्या दोनों ग्राफ, नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारी कंडीशन यही थी कि दोनों के मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको सिखाता हूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करते हैं। देखो मान लिया कि यहां पर 0.2 मोल है, 0.4, 0.6, 0.8 और ये 1 मान लीजिए आप लोग। ये अब मोल फ्रैक्शन कैसे देखते हैं, देखो मैंने लिक्विड की फॉर्म में दोनों कंपोनेंट को लिया, ये लो, ये लिए मैंने 0.4 मोल लिए। अब ये 0.4 मोल किसके हैं, ए के। अगर XA के मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो XB के क्या होंगे, आप अपने आप जानते हो, 0.6 होंगे, क्योंकि हमेशा टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर इस वेपर प्रेशर पर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड XA तो 0.4 है, XB 0.6 है। अब अगर हमें पता करना है कि इस समय इस वेपर प्रेशर पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज कितना है, तो क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे, ऐसे ये एक सीधी लाइन खींच दी, कहां टच हुई, यहां। मतलब इस वेपर प्रेशर पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज यहां मालूम पड़ेगा। ये लो लाइन खींचो, नीचे मिलाओ, ये देखो कितना आ रहा है, 0 पॉइंट, यानी कि YA तो कितना है 0.8 और YB कितना है 0.2। देखो ना, आपको समझ में आ रहा है। जब हमने इसको बॉईल किया लिक्विड को, तो XA कितना था 0.4 और XB कितना था 0.6। बॉईल करने पर वेपर फेज में YA कितना आया 0.8 और YB कितना आया 0.2 आ गया। अब इनको हम वेपर में है, वापस हम इनको कंडेंस करके किसमें चेंज कर लेंगे, लिक्विड में। अब लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो गया 0.8 और मोल फ्रैक्शन B कितना हो गया 0.2। ये वेपर में था, कंडेंस किया और इसको हमने लिक्विड में चेंज कर लिया, ये लो, वापस लिक्विड में चेंज कर लिया, ये लो। अब ये यहां पे हमने चेंज कर लिया। अब XA कितना है हमारे पास 0.8 और XB कितना है 0.2। फिर हम इसको गर्म करेंगे। अब वापस इसकी देखो, जस्ट स्ट्रेट लाइन खींचो, ये लो, ये वेपर फेज को मिलाओ, देखो बिल्कुल सेपरेट हो गया, नहीं हुआ। अब YA कितना हो गया 1 और YB कितना हो गया 0। इस टाइप से बार बार हमें डिस्टिलेट करना होता है। ध्यान रहे, एक बार में कोई भी दो मिक्सर सेपरेट नहीं होते हैं। हम उनको पहले गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो वेपर फेज आती है उसको वापस लिक्विड में चेंज करते हैं, फिर गर्म करते हैं। अगर गर्म करने पर दोनों सेपरेट हो गए तो ठीक, वरना फिर जो वेपर फेज आती है उसे कंडेंस करते हैं और फिर हम उसे वापस गर्म करते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही हो, आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो, समझ सकते हो। मैंने कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं की है, एक लॉजिकल बात है। ध्यान रहे एक चीज और, वो क्या ध्यान रहे, जियोट्रोपिक मिक्सर वो होते हैं जो
आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। जियोट्रॉपिक मिक्सर क्या होते हैं, कौन से सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब बात करते हैं हम अजियोट्रॉपिक मिक्सर के बारे में। अब हमारा टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सर, जिसको हम एजियोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर भी बोल सकते हैं। नाम से मालूम पड़ रहा है इस मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वही हम केवल उसी मिक्सर की बात करेंगे जिसमें केवल कितने कंपोनेंट हो, दो, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। तो हम यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो बच्चों, नाम से मालूम पड़ रहा है, पहली कंडीशन, दे हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। इन मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, दोनों एक साथ एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल होते हैं। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया या फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, देखो मैंने कहा था उसमें इक्वल नहीं होते थे, बट यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें वो इंपॉर्टेंट था, इसमें ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये जब होगा तभी वो क्या बनेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सर, नहीं तो नहीं बनेगा। तीसरी कंडीशन, तीसरा पॉइंट, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये मैंने आपको भी जस्ट बता दिया था, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता दूं। से मान लो मैंने ये एक कंटेनर लिया लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, ये मैंने फ्लास्क लगा दिया, इसको मैंने गर्म किया, हीट दिया, माना कि XA 0.8 था और XB 0.2। जब ये वेपर में चेंज होंगे तो मैंने क्या कहा, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड क्या होता है, इक्वल मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो YAB क्या होगा 0.8, YBB क्या होगा 0.2। ठीक है, तो ये वेपर में आ गए। जब हम इनको कंडेंस करेंगे और लिक्विड में चेंज करेंगे तो XA क्या हो जाएगा 0.8, XB क्या हो जाएगा 0.2। फिर गर्म करेंगे, फिर वेपर में यही मोल फ्रैक्शन आएगा, फिर कंडेंस करेंगे, लिक्विड में यही आएगा, फिर गर्म करेंगे, वेपर में यही आएगा। मतलब दोनों को क्या हम कंप्लीट सेपरेट कर पाए क्या, एक का मोल फ्रैक्शन 1 और दूसरे का 0 कर पाए क्या, नहीं। मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट, ध्यान रहे, ये वो होते हैं ये मिक्सर जो कि शो क्या दिखाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वह एजियोट्रॉपिक मिक्सर का काम करते हैं। तो इसके हमें एग्जाम्पल्स याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल वही है जो हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पढ़ चुके थे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के थे, एक तो वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इसके भी कितने टाइप होंगे, दो टाइप होंगे, दो टाइप। एक तो होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। एक तो क्या, ये तो जो होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ये तो दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ये ध्यान रहे।
बताऊंगा भी कैसे दिखाएगा ये, और ये दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन। ये तो दिखाएगा कौन सा, पॉजिटिव, और ये कौन सा बताएगा, नेगेटिव डेविएशन। ये बात याद भी रख लो, नहीं तो आगे मैं समझा दूंगा। देखो इनको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स क्यों बोला। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, एक तो मेरे पास इथेनॉल है और एक मेरे पास वाटर है, समझेंगे। ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता था कि राउल्ट्स के लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उसके में तुम्हें एग्जांपल याद करवाए थे ट्रिक के रूप में कि अल्कोहल प्लस वाटर और एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर नेगेटिव के। समझाता हूं मैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स क्यों कहा। अब देखो इस इथेनॉल का, इन दोनों को मैंने मिक्स किया है, देखो समझाता हूं उसका। ये मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, इसको मैंने मिक्स किया दोनों को, ये लो। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351.5 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको सबको पता है 373 केल्विन। लेकिन जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद जब मैं इन दोनों को बॉईल करूंगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट न तो ये आएगा और न ये, इन दोनों का मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट होगा 351.1 केल्विन। दोनों एक साथ एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉईल होंगे, जो कितना होगा 351.1 केल्विन। जो बॉइलिंग पॉइंट आया दोनों का मिक्सर का, वो बॉइलिंग पॉइंट देखो ईच कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 373, इसका कितना 351.5, और दोनों को मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या आया 351.1 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है, कम होता है। इसलिए हमने क्या बोला इसको, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आता तो फिर वो कौन सा हो जाता, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। लेकिन ध्यान रहे हमने क्या कहा, इनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जितना वेपर फेज में होगा उतना ही लिक्विड फेज में भी होगा, एक फिक्स होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का तभी होता है जब इथेनॉल का कंपोजिशन 95% हो और वाटर का कितना हो 5%। परसेंटेज में लिखा हूं मैं। अगर मोल फ्रैक्शन के रूप में बात करूं तो क्या बोल सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन कितना हो, इथेनॉल का 0.95 हो और इसका कितना हो 0.05। क्लियर बात है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स क्या है, वो मिक्सर that have boiling point less than boiling point of each component। और आपको मैंने बताया हुआ है कि वेपर प्रेशर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इन मिक्सर का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा। इस कंडीशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम वेपोराइजेबल एजियोट्रोप्स। ये भी हम इसको बोल सकते हैं क्या, मैक्सिमम वेपोराइजेबल एजियोट्रोप्स। क्लियर, आगे बात समझ में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स के बारे में, जस्ट रिवर्स। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया HNO3 प्लस H2O। एग्जाम्पल हमको पहले से पता था, क्यों, क्योंकि इसके एग्जाम्पल वही है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मिक्स किया,
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 359 केल्विन, इसका हम जानते हैं 373 केल्विन। जब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्स करने के बाद वह बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा 393 केल्विन। क्या हुआ, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इनको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। और ध्यान रहे ये भी क्या होगा, एक फिक्स कंपोजिशन पे आएगा और इस फिक्स कंपोजिशन में 68% HNO3 होता है, मतलब 32% H2 होता है। ये दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होंगे, बॉइल होंगे, लेकिन कंपोजिशन क्या होना चाहिए, फिक्स 95% 5%। इसका कितना होना चाहिए 68%। अब तुम कहोगे कि सर ये कंपोजिशन फिक्स क्यों आया, क्योंकि इतना कंपोजिशन आने के बाद हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेट नहीं कर पाते। जब हम इथेनॉल और वाटर को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, वो वेपर में चेंज होता है। जब वो वेपर में चेंज होता है तो उस वेपर का जो कंपोजिशन होता है वो इतना हो जाता है 95% एंड 5%। अब उसके बाद में इस कंपोजिशन के बाद इनका मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH और मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH वेपर फेज दोनों क्या हो जाता है, इक्वल इस कंपोजिशन के बाद। तो इसलिए अब इसके बाद हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते, मतलब इस कंपोजिशन पे वो क्या बन जाते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सर। यहां पर भी ये कंपोजिशन आया, उसके बाद वो सेपरेट होना बंद हो जाएंगे, मतलब क्या बन जाएंगे, एजियोट्रोपिक। अब बात करते हैं हम इन दोनों के ग्राफ के बारे में। देखो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या ले लिया, इथेनॉल प्लस वाटर, और हमें पता है इनका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स। इतना ही कंपोजिशन हमें लिक्विड में चाहिए, तब जाके ये एजियोट्रोप्स शो करेंगे। ग्राफ बनाता हूं मैं, देखो इधर मैंने क्या ले लिया, C2H5OH ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितने ले लिए मैंने, 0। इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना ले लिया, 1। तो इधर वाटर कितना हो गया, 1, और इधर वाटर कितना हो गया, 0। ठीक है, किसके साथ ग्राफ बना रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर के साथ। और यहां क्या लिया मैंने, मोल फ्रैक्शन। क्लियर। अब वही बात मैंने क्या कहा कि वेपर, जब भी मैं वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ ग्राफ बनाऊंगा तो लिक्विड फेज तो कहां होगी, ऊपर, और वेपर फेज कहां होगी, नीचे। हमें एग्जांपल से मालूम पड़ रहा है कि किस कंपोजिशन पर दोनों के मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इक्वल हो जाएंगे। 95% तो ये हो और H2O ये हो। ये देखें, ये लगभग मान लो इस कंडीशन पे 95% तो क्या हो गया, इथेनॉल, और 5% क्या हो गया, वाटर। ठीक है, कौन सा ग्राफ बना रहे हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन। ये कौन सा शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो हमने मान लिया, हम जानते हैं इथेनॉल ज्यादा वेपोराइजेबल है और वाटर कम वेपोराइजेबल, ये लो। ठीक है, दोनों का जो मिक्सर होता है वह उसका, ये लो, देखो दोनों मिक्सर होता है, उसका वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट रिवर्स होता है, तो वेपोराइजेबल क्या हो गया है, मैक्सिमम वेपोराइजेबल। मतलब दोनों का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो दोनों के पर्टिकुलर वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा। किस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर। ये तो मैंने कौन सी फेज बना दी, लिक्विड फेज। अब वेपर फेज, ये देखो स्टार्ट हो रही है। यहां तक तो दोनों के क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन अलग अलग, लेकिन 95% जब इथेनॉल क्या होता है 95% और वाटर क्या होता है 5%।
इस कंडीशन पर ये देखो, इस कंडीशन पर जब दोनों के मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और इन वेपर फेज इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पर ये क्या बन जाता है, एजियोट्रोप्स। अब ये देखो यहां पर हम इनके मोल फ्रैक्शन देख लेंगे, कितना आएगा 95% इथेनॉल और 5% वाटर। और यहां पर हम इन दोनों का वेपर प्रेशर देख लेंगे, ये वेपर प्रेशर देखो, दोनों का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इन दोनों के वेपर प्रेशर से क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ये मैंने किसके साथ, ये कौन सी फेज थी, ऊपर लिक्विड नीचे वेपर, ये मैंने किसके साथ बनाया, वेपर प्रेशर के साथ। अब मैं ग्राफ बनाता हूं बॉइलिंग पॉइंट के साथ, बॉइलिंग पॉइंट के साथ, और यहां पर मोल फ्रैक्शन, इधर किसके C2H5OH के 0 और इधर XC2H5OH के 1, XH2O के 0 और इधर XH2O के 1। क्लियर बात है। अब हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों वेपर प्रेशर क्या होता है, रिवर्स, मतलब जिसका वेपर प्रेशर अब कम था उसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो जाएगा, ज्यादा, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा था उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। अब ग्राफ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड, अब लिक्विड कहां जाएगी, नीचे, कि हम उसको टेम्परेचर देंगे तब वो किसमें चेंज होगी, वेपर में, तो लिक्विड तो रहेगा नीचे और वेपर फेज रहेगी ऊपर, ठीक है। तो अब हम यहां पर इनके बीच ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ ऐसा आएगा बट ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितने, पहले देख लो कितने परसेंट पे दोनों ग्राफ मिलते हैं, 95%, ये ना यहाँ पे लगभग यहाँ पे 95% आएगा। फिर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये तो वाटर का, सॉरी C2H5OH का, और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वाटर का। मानना कि एक दो ये डॉट लगा दिया मैंने, कम हो गया ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर क्या बनाऊंगा, अब यहां पर लिक्विड फेज, ये देखो यहां पे मैंने क्या कर दिया, 95% इथेनॉल पर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट से, मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट से कम कर दिया। अब इसमें क्या बना दूंगा, वेपर फेज, सेपरेट रहेगी लेकिन इस कंडीशन पे वेपर फेज मिल जाएगी। ये लो देखो सेम ग्राफ है, बस क्या हो गया इसका, रिवर्स, ग्राफ बनाना आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास क्या हो गया, कंपोजिशन 95% इथेनॉल और 5, और इस कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये रहा। बताओ दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आया कि नहीं आया, आया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। समझ में आ रहा है ग्राफ, क्लियर है। अब हम ग्राफ बनाते हैं किसके लिए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स के लिए, समझेंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, या मैं क्या बोल सकता हूं उसको, मिनिमम वेपोराइजेबल एजियोट्रोप्स। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों का मिक्सर का मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर दोनों क्या होगा, मिनिमम होगा। अब देखो वही ग्राफ बनाऊंगा, पहले किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ, नीचे क्या लूंगा, मोल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का, ठीक है। कौन ज्यादा वेपोराइजेबल होता है, क्योंकि ये कितने पे होता है, 373 केल्विन पर, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 359, तो ये ज्यादा वेपोराइजेबल है, तो इसका मैंने वेपर प्रेशर क्या ले लिया, ज्यादा। यहां पर क्या मान लिया, XHNO3 1, तो यहां क्या हो जाएगा 0, तो यहां वाटर मान लूंगा क्या 1, और यहां क्या हो जाएगा 0।
इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वाटर क्या होगा, कम होगा। ये कम कर दिया मैंने, ठीक है। अब ग्राफ क्या बोलता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वह इन दोनों के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। मतलब ये दोनों का वेपर प्रेशर है लिक्विड फेज का। अब पहले देखो कितने परसेंट पे मिलता है ये, 68%, 32%। तो पहले देख लो लगभग 68% का होगा, ये रहा। यहां से 0 था HNO3, यहां लगभग 68% मान लो, और वाटर यहां पे। इस जगह पे तुम लोग क्या करो, दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो इन दोनों के वेपर प्रेशर से कम कर दो। ये कम कर दिया। अब वेपर, जब हम ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर हमेशा क्या होता है, लिक्विड फेज। ये ऐसे बनेगा। कौन सी फेज आ गई, लिक्विड फेज। नीचे कौन सी फेज होती है, वेपर फेज। वेपर फेज को मिला दो। देखो कहीं पर भी मोल फ्रैक्शन टच नहीं करते, मिलते नहीं, केवल एक फिक्स कंपोजिशन पर दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम हो जाते हैं। ये ग्राफ बन गया। इस जगह देखो, इस जगह इनका मोल फ्रैक्शन आ गया, कितना आ गया, 68% एंड 32%। और देखो अगर आप दो मिलाओ वेपर प्रेशर, तो ये देखो ये लाइन खींच दो। जो वेपर प्रेशर है वो दोनों लिक्विड के पर्टिकुलर वेपर प्रेशर से क्या आ गया, कम आ गया। ग्राफ इजी है। अब हम ग्राफ बनाते हैं बॉइलिंग पॉइंट के साथ। ये लो, इधर क्या ले लो, बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर वही मोल फ्रैक्शन, नीचे मोल फ्रैक्शन, वही इधर XHNO3 0, और इधर क्या मान लो 1, XH2 1, XH2 0 में HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 359, और इसका 373। अब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट HNO3 कहाँ है, हमारे पास में उस साइड है, और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, 359। तो ये तो कम ले लीजिए, ये लो, ये कम ले लिया। और वाटर कहाँ है, इस साइड, इसका क्या होता है, ज्यादा, ये ज्यादा ले लीजिए। ये तो कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन। किसके लिए, ये HNO3 के लिए। और ये कितना हो गया, 373 केल्विन, किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है। अब मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आना चाहिए। देखो ध्यान रहे, वेपर प्रेशर में ऊपर लिक्विड फेज होती है, नीचे वेपर फेज, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में नीचे लिक्विड फेज होती है और ऊपर वेपर फेज। क्लियर बात है, ठीक है। अब हम इन दोनों का देखो, यहां मान लीजिए आप लोग कि यहां पर कंपोजिशन फिक्स हो गया 68%, 32%, और इस कंपोजिशन पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। ये लीजिए, ये लो, ये लो। अब वेपर फेज बना दीजिए, ये लो। देखो ग्राफ ऐसा ही बना है, बस रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। इस कंपोजिशन पर जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों का, वह दोनों के पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, 393.5 के अबाउट होता है, ज्यादा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि वही एग्जाम्पल है इन एजियोट्रोप्स के जो कि आपके राउट्स के लॉ से जो डेविएशन दिखाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वही एग्जाम्पल इनके होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ग्राफ बनाना आप लोग सीख गए होंगे। अगर आप लोग सीख गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को ये ग्राफ बनाना आ गया और क्या ये टॉपिक इजी था। धन्यवाद।